वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम कवर करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, टाटा ऑटो कॉम्प, ओला उबर रैपिडो, डीसी किडनी केयर, मीशो के आने वाले आईपीओ के बारे में और टीवीएस होल्डिंग्स के साथ साथ स्टार्टअप की दुनिया में किस कंपनी को कितना फंडिंग मिला इसके बारे में। सबसे पहली न्यूज है महिंद्रा एंड महिंद्रा की। महिंद्रा एंड महिंद्रा अब ट्रक्स और बसेस सेगमेंट में भी एंट्री करने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जापान की सुमिटोमो कॉर्पोरेशन का SML इसूजू में पूरा 43.96% खरीदने की तैयारी में है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो डील है 1400 से लेकर के 1500 रुपीज पर शेयर होने की उम्मीद है। और जैसे ही ये न्यूज मार्केट में आती है उसके बाद SML इसूजू के शेयर्स 7.9% जंप कर गए। और महिंद्रा के बोर्ड ने तो फिलहाल इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि इस वीक में इस डील के बारे में काफी ज्यादा बातें होंगी और हो सकता है ये डील काफी ज्यादा आगे भी चली जाए इस वीक में। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस न्यूज को कवर करूं और आपके पास आगे की डिटेल्स आए तो आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो हम जब भी इस पे लाएं आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। अगली न्यूज है टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम्स की। टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम्स अब स्वीडन की कंपनी IAC स्वीडन को अक्वायर करने जा रही है। IAC स्वीडन का जो टर्नओवर है वो करीब $800 मिलियन है और ये कंपनी ऑटोमोटिव इंटीरियर्स और कंपोनेंट्स बनाती है। अब इस एक्विजिशन से टाटा ऑटो कॉम्प यूरोप के ऑटो सेक्टर में मजबूत पोजीशन बनाएगा और प्रीमियम यूरोपियन कस्टमर्स से रिलेशंस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे टाटा ऑटो कॉम्प सिस्टम्स के। फिलहाल रेगुलेटरी अप्रूवल्स अभी पेंडिंग है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये एक्विजिशन टाटा ऑटो कॉम्प कर लेता है तो इस एक्विजिशन से टाटा को एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। वैसे मुझे आपको ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि टाटा ऑटो कॉम्प करती क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कार्स और कमर्शियल व्हीकल्स के लिए इंटीरियर एक्सटीरियर कंपोनेंट्स, प्लास्टिक पार्ट्स, बैटरीज, कूलिंग सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स बनाती है। अगली न्यूज है कैब बुकिंग सेक्टर से रिलेटेड। हैदराबाद में ओला, उबर और रैपिडो ड्राइवर्स कल से नो AC प्रोटेस्ट पर हैं, क्योंकि कैब एग्रीगेटर्स जैसे ओला, उबर और रैपिडो ये ड्राइवर्स को कम फेयर देते हैं, यानी कि पैसे कम देते हैं। और ड्राइवर्स का कहना है कि AC चलाने से फ्यूल का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लगभग 16 से 18 रुपए पर किलोमीटर, जबकि उनको सिर्फ और सिर्फ 10 से 12 रुपए पर किलोमीटर मिलते हैं। तो ड्राइवर्स ये चाहते हैं कि कंपनीज फेयर प्राइसिंग करे ताकि उनको भी फायदा हो और गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करे, ऐसा चाहते हैं वहां के ड्राइवर्स। तो फिलहाल अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो अब राइडर्स को AC राइड्स के लिए ड्राइवर्स को टिप देना होगा, वरना AC ऑफ रहेगा। अगली न्यूज है DC किडनी केयर की। DC किडनी केयर ने सिंगापुर बेस्ड ABC इम्पैक्ट से 150 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रेज किया है। वैसे आपको नहीं पता होगा, इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये कंपनी डायलिसिस सेंटर्स चलाती है और इंडिया में इसके 200 से ज्यादा क्लिनिक्स हैं जो हर साल 20,000 से ज्यादा पेशेंट्स को सर्व करते हैं। तो फंडिंग का जो यूज है वो इस तरह से ये लोग करना चाहते हैं कि अगले कुछ महीने में 150 नए क्लिनिक्स खोलेंगे ये लोग पूरे देश भर में। फिलहाल इंडिया में 15 लाख लोग किडनी डायलिसिस पर डिपेंडेंट हैं, पर ट्रीटमेंट काफी ज्यादा महंगा है। लेकिन ABC इम्पैक्ट के इन्वेस्टमेंट से ये ट्रीटमेंट और ज्यादा अफोर्डेबल हो सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है जो डायलिसिस होता है उसमें कई बार जहाँ पे वो हॉस्पिटल है या फिर जहाँ पे वो किडनी केयर का सेंटर है वो पेशेंट के घर से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ट्रेवल एक्सपेंस, फिर बहुत ही अच्छे से ट्रेवल करना है क्योंकि वो पेशेंट भी हैं। बट ये सारी प्रॉब्लम्स मुझे लगता है बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएंगी। अब जैसे DC किडनी केयर है, ये 150 नए क्लिनिक्स खुलेगा, और भी कंपनीज हैं और भी हॉस्पिटल्स हैं जो पूरे कंट्री में एक्सपेंड कर रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड। अगली न्यूज है मीशो की। मीशो अब अपना $1 बिलियन का IPO लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए मॉर्गन स्टैनली, कोटक और सिटी को बैंकर्स चुना गया है। फिलहाल कंपनी इस IPO से करीब $10 बिलियन का वैल्यूएशन टारगेट कर रही है, जो पिछले साल के $3.9 बिलियन से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि मीशो का IPO दिवाली तक आने की उम्मीद है, जिससे मीशो फ्लिपकार्ट से पहले लिस्टिंग कर सकता है। और मीशो अभी आप सभी को पता है कि स्मॉल बिजनेसेस को कस्टमर से सीधा कनेक्ट करता है और Tier
3 सिटीज में काफी ज्यादा पॉपुलर है। और आपको मैं बताऊं कि जो मीशो है ना, उसका चार्जेस बहुत कम है, यानी कि अगर आप फ्लिपकार्ट पे कोई सेलर है या फिर अमेजोन पे जो सेलर है उसको कमीशन बहुत ज्यादा देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू मीशो। तो अगर आप में से कोई भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मीशो पे सेलर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, क्योंकि मेरे पास एक बिजनेस प्लान है, शायद हम लोग साथ में एग्जीक्यूट कर सकते हैं उसको। अगली न्यूज है टीवीएस होल्डिंग्स की। टीवीएस होल्डिंग्स ने 93 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और इस वजह से कल ये स्टॉक 3.51% बढ़कर 9,120 रुपीज हो गया। हालांकि फिर गिरावट भी आई और ओवरऑल अगर मैं बताऊं एक दिन का रिटर्न तो वो लगभग 1% के आसपास रहा। और इस डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 28 मार्च 2025 को रखा गया है और ये शेयर होल्डर्स को 30 दिन में मिलेगा। डिविडेंड पर टोटल खर्चा 188 करोड़ रुपीज होगा। कंपनी ने यह भी बोला है कि उनका नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में 72% बढ़कर 386 करोड़ रुपीज हो गया और रेवेन्यू भी 14% बढ़कर 11,458 करोड़ रुपीज हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो हम हर सीरीज में पूछते रहते हैं और आज का क्वेश्चन ये है कि टीवीएस होल्डिंग्स एक एनबीएफसी है या फिर एक होल्डिंग कंपनी है, और अगर ये एनबीएफसी है तो ये पब्लिक डिपॉजिट्स क्यों नहीं एक्सेप्ट करती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप क्या ये चाहते हो कि जो क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में पूछता हूं उनका आंसर्स आने वाले वीडियो में मैं दे दिया करूं, या फिर क्वेश्चंस का आंसर डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में ही हर किसी को बता दिया करूं। आप जो भी चाहते हो वो भी फीडबैक जरूर लिखना, मैं वैसा ही करूंगा जैसा ज्यादातर लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अगली न्यूज है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम से रिलेटेड। 2025 के पहले क्वार्टर में इंडियन स्टार्टअप्स की फंडिंग 8.7% बढ़कर $2.5 बिलियन हो गई, लेकिन ये फंडिंग राउंड 59% कम हुई है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर, यानी कि पिछले साल के क्वार्टर 1 जो कि जनवरी से मार्च 2024 होता है उसके कंपैरिजन में 59% कम हुआ है, क्योंकि जो क्वार्टर 1 था उसमें टोटल 580 फंडिंग राउंड्स हुए थे, जबकि इस साल ये घट करके सिर्फ और सिर्फ 237 राउंड्स ही रह गए। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर्स अब कम कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं, पर जिनमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें बहुत ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा भी देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स अब बहुत ही सेलेक्टिव हो रहे हैं और सिर्फ प्रॉफिटेबल और स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली उन कंपनीज में जो फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुछ और फिगर्स की तरफ मैं आपको लेकर के चलूं तो लेट स्टेज फंडिंग में 38% की ग्रोथ हुई है, जबकि सीड और अर्ली स्टेज फंडिंग कम हुई है। अगर मैं शहरों की बात करूं तो एक चौंकाने वाली चीज सामने आई है कि दिल्ली सबसे आगे है 42% के शेयर के साथ, फिर बेंगलुरु 22% शेयर के साथ है। मुझे लगा था शायद बेंगलुरु पहले होगा फिर दिल्ली आएगा, लेकिन दिल्ली पहले है, बेंगलुरु बाद में है और मुंबई का तो ऐसा कोई फिगर मेरे पास है नहीं। लेकिन अभी तक जो फंडिंग हुई है उसमें सबसे बड़ा राउंड इरिशा ई मोबिलिटी ने रेस किया है। वैसे नाम से तो आपको पता चल ही जा रहा होगा कि इरिशा ई मोबिलिटी एक दिल्ली बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स, बसेस और कार्गो व्हीकल्स बनाती है। कंपनी चार्जिंग स्टेशन और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर भी काम करती है और अभी अभी यूएई के एक इन्वेस्टर ने $1 बिलियन की फंडिंग की है इस कंपनी में, और ये पैसा यूएई, सऊदी अरेबिया, यूएस, यूरोप और अफ्रीका में एक्सपेंशन करने के लिए यूज किया जाएगा। और इस कंपनी का एम भी है कि वो यूएई में एक बड़ा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हब भी सेटअप करे। और आज की बिजनेस न्यूज यही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। कल फिर से मिलते हैं हम लोग इसी टाइम पे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपनी लाइफ में मिलियनियर और बिलियनियर बन जाएं एक दिन। बाय बाय, टेक केयर और प्लीज आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।